गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, पुनः मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए और स्वास्थ्य के साथ साथ अपने लक्ष्य के प्रति भी सजग रहिए। तो चलिए मित्रों, मुगल साम्राज्य के बढ़ते हुए क्रम में आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। वह हुमायूं जिसका अर्थ होता है सौभाग्यशाली, और वह हुमायूं जिसने 15 वर्षों का निर्वासन का जीवन जिया, और वह हुमायूं जो साम्राज्य की प्राप्ति पुनः करने के लिए अपने धर्म तक को बदल डाले। आज उसकी बहुत ही रोचक कहानी को पढ़ेंगे हम। तो मित्रों, आज का जो यह वीडियो होगा इसमें संपूर्ण हुमायूं के बारे में नहीं जानेंगे, हुमायूं के जीवनी के बारे में जानेंगे, व्यक्तिगत उससे संबंधित जितने प्रश्न आने वाले हैं उसके संदर्भ को समझेंगे, और इसके साथ साथ हुमायूं के सामने क्या प्रारंभिक समस्याएं थी उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हुमायूं के सारे युद्ध अभियान और कंक्लूजन, मृत्यु तक सारा पूरा हो जाएगा। तो मित्रों चलिए, आज जो है जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि हुमायूं के प्रथम पार्ट यानी व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जैसा आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले मैं सिर्फ फैक्ट को ध्यान में ना रखकर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता हूं। तो आप लोग भी इस प्रकार का आदत डालिए जिससे कि आप तथ्यों को पूरी तरह से भली भांति समझें और यह जो समझ है आपकी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमेशा, चाहे इतिहास का कोई भी क्षेत्र हो, उसको पहले मैप पर समझने की कोशिश कीजिए, उससे संबंधित जितने टर्म्स हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आइए पुनः एक बार आपको हम मैप की तरफ लेके चलते हैं। हालांकि इस मैप को हम पिछली वीडियो में भी आप बताए हैं, फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूं मैप को, उसके बाद हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में सीखेंगे। ठीक है मित्रों, तो चलिए ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। इसमें भारत के उन्हीं हिस्सों को मैं इंगित किया हूँ जिसका संबंध हुमायूं से है। तो ये और भी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, आप समझ पाएंगे। तो ये हमारा भारत है और ये एरिया आप जो देख रहे हैं ये पाकिस्तान का एरिया है। इसके ऊपर का ये एरिया अफगानिस्तान का है और ये ईरानी साम्राज्य, सफवी साम्राज्य का है। अभी तक आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि ये ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो चलिए, भारत में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो हुमायूं से संबंधित है वो सब क्या है। तो ये एक नाम है जिसको आप SR देख रहे हैं यहाँ पे, ये सरहिंद है। तो हुमायूं सरहिंद का युद्ध लड़ेगा, लेटर ऑन वी विल स्टडी। तो सरहिंद है, DL मतलब ये दिल्ली का एरिया है। ये है संभल। दोस्तों, संभल का सूबेदारी या जागीरदारी हुमायूं को मिला था। ये संभल जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस संभल की स्थापना अगर देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान III ने किया था। विल डिस्कस लेटर ऑन। नेक्स्ट अभी आ जाइए MR का मतलब होता है मारवाड़ से, और ये CHD मतलब चित्तौड़ है। ये जो है, ये जो मैं एक ज्योग्राफिकल भूखंड को दिखाने का कोशिश किया हूँ, और जो यहाँ पे M लिखा हूँ, यहाँ पर M का मतलब है मंदसौर। मंदसौर का युद्ध हुमायूं लड़ता है तो हुमायूं से संबंधित है। और ये जो सामने में मैं स्ट्राइक देकर के लिखा हूँ, एरो देकर के, मंदसौर के सामने मालवा, इसका मतलब है कि मालवा भूखंड के अंदर जो है मंदसौर है। तो मित्रों, यहाँ ये चीज़ आपको सीखने के लिए मिल रहा है, अच्छा लग रहा होगा कि ये जो है ये 2 भूखंड की चर्चा कर रहे हैं हम। अभी 2 भूखंड, एक मालवा भूखंड और बुंदेलखंड भूखंड की चर्चा करेंगे। तो आप इससे अभी ये ज्योग्राफी का टर्म्स भी है तो वहाँ से भी आप समझेंगे, हिस्ट्री भी है। तो ये मालवा है और ये बुंदेलखंड का भूखंड है। हुमायूं के सेंस में हमको मंदसौर पढ़ना था मित्रों। मंदसौर कहाँ पे है? तो मालवा में है, वो आपको हम बता रहे हैं। और आगे हमको पढ़ना था कालिंजर। तो कालिंजर जो है वो बुंदेलखंड में है। ठीक है मित्रों, तो ये 2 चीज़ को समझना है। एक तो आप मालवा भूखंड को समझे और बुंदेलखंड भूखंड को समझे। मालवा का अधीन ही मंदसौर है और बुंदेलखंड के अंदर ही कालिंजर है। देखिए कितना मज़ा आएगा आगे आपको समझने में। चलिए अब इधर से थोड़ा रिवाइज कर लें तेज़ी से। तो ये मुल्तान है, ये लाहौर है, ये पेशावर है, ये काबुल है, ये बल्ख है, ये गजनी है, ये कंधार है, ये हेरात है और ये बलूचिस्तान है। ठीक है मित्रों, आपकी जानकारी के लिए ये एरिया में मैं सबका मार्क करके लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अन्यथा मैं आज से ऐसा करूँगा कि जो हमसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनको वहाँ पे मैं दे दूँगा, और मैं
इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो है आपको इसका पिक्स जो है मैं डाल दूंगा, तो आपके लिए ये बहुत ही सुविधापूर्ण होगा। ठीक है मित्रों, तो मैप को अब देख लिए। चलिए हम लोग देखेंगे अब हुमायूं का व्यक्तिगत जीवन क्या था। ठीक है मित्रों, आइए। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? काबुल में। ये बहुत साधारण सा बात है, इसको लॉजिकली समझा जाएगा तो बाबर जब मध्य एशिया से निकला था, जब इसको शैबानी खां खदेड़ दिया था तो काबुल में शरण लिया था, तो उसी से आप समझ सकते हैं कि काबुल में उसका जन्म हुआ था। कब? 1508 ईस्वी में। ठीक है। हुमायूं किसका पुत्र था? तो हुमायूं बाबर का पुत्र था। तो मित्रों, पिता तो कन्फर्म है बाबर, लेकिन माता के बारे में जानना पड़ता है, क्योंकि उस समय में जो बादशाह होते थे, खास करके मुस्लिम सुल्तान या बादशाह कई शादियां करते थे। तो अब इसमें यह जानना पड़ेगा कि चलो ठीक है, हुमायूं के पिता का नाम तो बाबर था, माता का नाम क्या था? तो माता का नाम इंपॉर्टेंट है, माहम बेगम। ठीक है मित्रों, उसका माता का नाम था माहम बेगम, तो ये याद रखना है। अब जब बाबर के पुत्र की बात की है, बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, उसके अन्य पुत्र भी थे जो कि आपको आगे चलकर पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं ब्रीफ किया हूं, देख लीजिए आप। उसके अन्य 3 पुत्र थे, पुत्रियां भी थी, तो 3 पुत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। एक तो कामरान था, दूसरा अस्करी था और तीसरा हिंदाल था। तो कामरान, अस्करी, हिंदाल, क्या तीनों एक ही माँ का पुत्र था? नहीं, ये तीनों अलग अलग माँ के पुत्र थे। जैसे आप लोग देखिए कि कामरान और अस्करी जो था वो गुलरुख बेगम और बाबर का पुत्र था, यानी बाबर और गुलरुख बेगम का पुत्र था कामरान और अस्करी। ठीक है। अब रहा हिंदाल। हिंदाल जो था ये दिलदार अगाची या दिलदार बेगम का पुत्र था। मित्रों, यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा गुलबदन बेगम का। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, वो ये हिंदाल की अपनी बहन थी, अर्थात दिलदार की वो पुत्री थी, दिलदार बेगम की पुत्री थी। तो आपको जितना सारा जानकारी के लिए जरूरी था मैं सारे बात बताया। आपको बताया कि हुमायूं के 3 अन्य भाई थे, कामरान, अस्करी और उसके बाद हिंदाल, और बाबर के एक पुत्री जो थी, जो कि बहुत बड़ा साहित्यकार आगे चल करके बनी, जिन्होंने हुमायूंनामा को लिखा, तो उसका नाम था गुलबदन बेगम, वो हिंदाल की बहन थी। तो समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे देखा जाए तो वो हुमायूं की सौतेली बहन थी। ठीक है, आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब चलिए, हुमायूं के जब माता पिता के बारे में जान गए तो उसकी पत्नी के बारे में जान लेते हैं। उसकी पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है। इसी हमीदा बानो बेगम का पुत्र हुआ अकबर। अकबर महान, जो मुगल सम्राट का सबसे महान शासक हुआ, यह हमीदा बानो बेगम का पुत्र था। आगे आके देखते हैं तो हुमायूं शब्द का जो अर्थ है मित्रों, भाग्यशाली या सौभाग्यशाली कह सकते हैं आप। तो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हुमायूं का अर्थ क्या होता है। हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। ठीक है। आगे हुमायूं का अगर जीवनी के बारे में देखें तो 21 वर्ष की अवस्था में हुमायूं को बदखसा का सूबेदारी मिला। बदखसा का जो क्षेत्र है मित्रों, अगर मैप पर ये देखेंगे तो ये सब एरिया जो है अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान का कुछ एरिया को कंबाइंड एक भूखंड को बदखसा कहा जाता है। तो उस एरिया का इसको सूबेदार बनाया गया था। ठीक है। किसको? हुमायूं को। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर का ये सबसे बड़ा पुत्र भी था और योग्य पुत्र भी था। इन्होंने प्रारंभ में ही अपनी जो है पराक्रम दिखा चुका था, तो बाबर को इस पर भरोसा था, इसलिए इसको बदखसा का सूबेदार भी बनाया। मित्रों, आपको यह जानना चाहिए कि हुमायूं प्रत्यक्षता बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध भी लड़ा था। ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे आगे भी लिखे भी हैं कि पानीपत एवं खानवा का युद्ध में भी हुमायूं भाग लिया था। तो आपको हम बताए भी थे कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था उसमें हुमायूं को कोहिनूर का हीरा मिला था उसके हिस्से में। तो मित्रों, कमेंट करके आप हमको बताइएगा कोहिनूर का हीरा किस नरेश के द्वारा हुमायूं को प्राप्त हुआ था। तो चलिए उसको आप बताइए कमेंट करके, हमको अच्छा लगेगा। आगे आप देखिए कि बाबर जो है, बाबर अंतिम समय में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबर ज़्यादा दिन तक भारत पर शासन नहीं कर सका। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की स्थापना किया और 4 युद्ध लड़े। ठीक है।
4 युद्ध लड़ने के बाद 1530 ईस्वी में, दिसंबर 1530 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है। इसके पहले भी बाबर जो है एक बार बीमार हो जाता है और बाबर को लगने लगता है कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, आगे हमारा साम्राज्य कौन चलाएगा। तो आपको जैसा पता है कि हुमायूं को कहाँ भेजा गया था, बदखसा था, यानी कि बदखसा का एरिया भारत से बाहर में है अभी के हिसाब से। तो इस एरिया में वो हुमायूं था। और आप जानते हैं कि बाबर जो शासन कर रहा था वो कहाँ से कर रहा था, आगरा से कर रहा था, आगरा राजधानी था। तो बाबर ने हुमायूं को क्या किया, आमंत्रण भेजा कि आओ पुत्र मेरे पास आ जाओ, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो हुमायूं कहाँ आया, आगरा आया। और आगरा जब आया तो बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकार घोषित किया कि अगर आने वाले समय में अगर कोई उत्तराधिकारी होगा तो कौन होगा, हुमायूं होगा। और साथ ही साथ बाबर ने हुमायूं के लिए कुछ संदेश भी छोड़ा। इस पर और डिटेल से हम आगे चर्चा करेंगे। फिर भी आपको मैं बता दूं को संदेश ये था कि भाइयों के बीच में मनमुटाव नहीं रखना, सभी भाइयों का ख्याल रखना, तुम सबसे बड़े हो। तो ये सारी बातें जो कि आगे चल करके हुमायूं के लिए भी समस्या उत्पन्न किया, तो वो संदेश पढ़ेंगे बाद में। तो उत्तराधिकार घोषित कर दिया आगरा बुला करके, ठीक है। और जब यहाँ पे बुलाया तो यहीं पे हुमायूं को जब तक बाबर जिंदा था तो संभल का जागीरदारी दिया। अभी हम संभल की चर्चा किए थे, ये संभल है, आप देख रहे हैं, ये संभल यूपी का एरिया में है। ये संभल की स्थापना किसने किया है मित्रों, पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने किया था, ठीक है। तो हुमायूं को संभल की जागीरदारी मिला और इसके बाद बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई। तो मित्रों अगर हुमायूं के बारे में अगर हम समराइज करें तो 2 इंपॉर्टेंट बातें सामने निकल कर आया। एक तो सर्वप्रथम बाबर को कहाँ की सूबेदारी मिला, बदखसा की सूबेदारी मिला। जब बाबर बीमार हुआ उसको बुलाया, उत्तराधिकार घोषित किया, तब उसको किसका जागीरदारी मिला, संभल की जागीरदारी मिला। और उसके बाद तो जब बाबर की मृत्यु हो गया तब उनका राज्यारोहण हुआ, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि बाबर ने क्या कहा था, बाबर ने अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को घोषित किया था। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि अब इनका राज्यारोहण होना था तो हुमायूं का राज्यारोहण हुआ 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ, आगरा में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं का राज्यारोहण कहाँ हुआ, आगरा में, क्योंकि आप लोग जान गए हैं, अब आपको कंसेप्ट भी पता चल गया। अब वो बदखसा में नहीं है, वो आगरा में आ चुका था, संभल की जागीरदारी देख रहा था। उनके पिता बाबर की मृत्यु होता है तब आगरा में उसका राज्यारोहण होता है। तो राज्यारोहण हुमायूं का कहाँ, आगरा में। आगे देखिए, हुमायूं का अगर व्यक्तिगत जीवन के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करें तो हुमायूं ज्योतिषी में काफ़ी विश्वास करता था। ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसीलिए सप्ताह के 7 दिनों में 7 प्रकार के 7 रंग के कपड़े पहनते थे वो। तो 3 दिन का मैं लिखा हूँ, जैसे कि संडे को वो पीला वस्त्र धारण करते थे, सैटरडे को वह काला वस्त्र धारण करता था और मंडे को वो उजला वस्त्र धारण करता था। मित्रों यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा बादशाह था जिसने 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनते थे, तो ये थे हुमायूं। क्यों पहनते थे, क्योंकि वो ज्योतिषी में विश्वास करते थे। ठीक है मित्रों, तो यहाँ तक भी तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हुमायूं के चरित्र के बारे में जरा हम विश्लेषण करें तो उसका चरित्र बहुत ही पायस था। वो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और दयालु भाई था। दैट आई विल प्रूव लेटर ऑन। जिस प्रकार से उन्होंने साम्राज्य का बंटवारा किया और जिस प्रकार से अपने भाइयों को सजाए मौत कभी नहीं दिया, क्षमा किया, तो इस प्रकार से अगर इसका विश्लेषण किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो वो पिता का आज्ञाकारी पुत्र के रूप में उभर कर आता है और दयालु भाई के रूप में उभर कर आता है। ठीक है मित्रों, आगे आइए। हुमायूं से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है हुमायूंनामा। अभी आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया, गुलबदन बेगम ने किया। गुलबदन बेगम कौन थी, तो हुमायूं की सौतेली बहन थी। हम यहाँ पे बताए थे मित्रों, ये हिंदाल की बहन थी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो थी हिंदाल की बहन थी, यानी कि हुमायूं का ये सौतेली बहन हो गया। ठीक है, तो आज से आपको इसके बारे में पता चला। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना किसने किया है, ये बहुत ही बार प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर ध्यान देना है। आगे आइए, तो यदि इसकी मृत्यु की बात किया जाए तो मित्रों यहाँ पे मैं एक टेक्निकल बात करूँगा कि जिस चीज़ की स्थापना हुमायूं खुद किया था उसी से और उसी जगह पर उसकी मृत्यु हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक भवन, एक बिल्डिंग बनाया था।
इसके कारण एक विशेष कारण था, तो वो जब हम विस्तार से जब चर्चा करेंगे, जब इसका अभियान को, आक्रमण और अभियान के बारे में, युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना सा जानिए कि दीनपना नामक एक भवन जो एक किले के रूप में था, उसका स्थापना हुमायूं के द्वारा खुद हुआ था, वो 1533 में किया था। उसी दीनपना नामक भवन में एक शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय था। क्या था? शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय था, और उसी से वो लुढ़क गया, अर्थात वो गिर गया, और गिरने से उसकी मृत्यु हो गया। ठीक है। 9, चूंकि अब वो मर गए थे तो उसका दफन का बारी था, तो उनको दफनाया गया। कहाँ पे? दिल्ली में ही। चूंकि दिल्ली में उसकी मृत्यु हुआ था, दिल्ली में दफनाया गया था। आप मित्रों अगर मेरा वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं तो आप बताइएगा कि बाबर को अंतिम रूप से कहाँ दफनाया गया था। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हमको बहुत अच्छा लगेगा। बाबर को अंतिम रूप से कहाँ दफनाया गया था? अंतिम रूप से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। आइए, तो हुमायूं को कहाँ दफनाया गया? दिल्ली में दफनाया गया, और जहाँ पे दफनाया गया वहाँ पर एक भव्य मकबरा बनाया गया। अभी भी आप जाकर दिल्ली में देख सकते हैं, हुमायूं का मकबरा बहुत ही शानदार है। ठीक है। कौन बनवाया था? तो हुमायूं की सबसे चहेती पत्नी, जिसका नाम था हाजी बेगम। हाजी बेगम का हुमायूं के प्रति काफ़ी लगाव था, प्रेम था। उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस मकबरे को बनवाया था। इसीलिए इतिहासकार बोलता है वफादार बीबी का महबूबाना पेशकश था ये। हुमायूं के मकबरा के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि वफादार बीवी का, यानी कि वफादार बीवी किसके लिए नाम आ रहा है? हाजी बेगम के लिए। वफादार बीवी का महबूबाना पेशकश था ये। ठीक है मित्रों, तो आप इसको भी समझ गए। आइए, जब हुमायूं की मृत्यु हुआ था मित्रों, तो तुरंत उसको दफनाया नहीं गया था, या तुरंत ये घोषणा नहीं कर दिया गया था कि हुमायूं की मृत्यु हो गया। ऐसा इसलिए किया गया था कि जिस समय हुमायूं को मृत्यु हुआ था, उस समय मुगल सत्ता दोबारा जो है प्रतिष्ठापित हुआ था, और ऐसे में अगर अचानक से ये पता जनता को चल जाता कि हुमायूं की मृत्यु हो गया, तो हो सकता है अव्यवस्था फैल जाता, हो सकता है एक साम्राज्य को नुकसान होता, अलग अलग जगहों से विद्रोह होता। तो हुमायूं की मृत्यु को लगभग 17 दिनों तक गुप्त रखा गया। कैसे गुप्त रखा जा सकता है? लोगों को पता कैसे नहीं चलेगा? हुमायूं वो एक सम्राट था, वो बादशाह था, उसको जनता के सामने आना पड़ता होगा। तो जनता के सामने आने के लिए उसका एक हमशक्ल था, जिसका नाम था मुल्ला बेगसी। मुल्ला बेगसी हुमायूं के बदले में जनता के सामने आता था, ताकि लोगों को लगे कि हुमायूं अभी भी जिंदा है। तो ये लोगों को जो पता चला कि हुमायूं मर गया, इस पता चलने में लगभग 17 दिन का समय लगा। तो ये हम आपको इंटरेस्ट के लिए बोले हैं। शायद इस प्रकार का प्रश्न पूछे ना पूछे, लेकिन आपको इंटरव्यू इत्यादि में इस प्रकार के प्रश्न का सामना हो सकता है। तो ठीक है मित्रों, तो आपको याद रहना चाहिए कि हुमायूं की मृत्यु के 17 दिन तक क्या हुआ, उसकी मृत्यु के खबर को गुप्त रखा गया था। और हुमायूं के रूप में कौन खोज किया? मुल्ला बेगसी ने किया था। ठीक है। आइए हम लोग आगे देखेंगे कि हुमायूं जो है, हुमायूं का कार्यकाल 2 भागों में बांट कर देखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। हम आगे देखेंगे कि हुमायूं का जब सत्ता बाबर के हाथ से मिला था, तो वो सत्ता 1530 से 1540 तक ही चला, यानी 10 साल में उसको यहाँ से शेरशाह सूरी नामक एक महान योद्धा उस सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया, और हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा। तो वो 15 साल तक निर्वासित जीवन जिया। और ये कहाँ जाके जिया? अब देखिए, ये मैप को देखिए, यही जाके ईरान में जिया। ईरान में सफवी साम्राज्य चल रहा था उस समय। सफवी साम्राज्य के बारे में बताने का जरूरी नहीं है मित्रों। हमारा पहला वीडियो जो हम बनाए हैं उसको जरूर रेफर करिएगा, लिंक में मिलेगा, तो और मज़ा आएगा। तो ये सफवी साम्राज्य यहाँ पे था ईरान में, तो वहाँ गया था, उसके दरबार में ये रहा था, और वहाँ पे अपनी सत्ता को वापसी करने के लिए बैरम खां के सलाह पर इन्होंने शिया धर्म को भी अपना लिया था। मित्रों, लेनपुल के शब्दों में यदि हुमायूं का मूल्यांकन करें तो यह कहा जाता है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा, और लड़खड़ाने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि हुमायूं का व्यक्तिगत जीवन क्या था और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे। मित्रों, अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं की प्रारंभिक समस्याएं। हुमायूं की प्रारंभिक समस्याएं को हम इस प्रकार से जान सकते हैं कि हुमायूं के सामने वह कौन कौन सी चुनौतियां था जो हुमायूं को सामना करना था। तो चलिए एक एक करके देखते हैं मित्रों। पहली चुनौती तो बाबर का संदेश ही था। बाबर उनके पिताजी थे। आश्चर्य लग रहा होगा कि बाबर की संदेश आखिर उनके लिए समस्या क्यों खड़ा करेगा। यस मित्रों, समस्या खड़ा कर सकता था। उनका कहना था, बाबर का कहना था कि भाइयों के प्रति दया दिखाना था।
ठीक है, बिल्कुल सही है, भाइयों के प्रति दया दिखानी चाहिए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में और जो मुस्लिम सुल्तानों का इतिहास रहा है, जो उसमें पाया गया है, जो उसमें देखा गया है, व्यक्ति वही शक्तिशाली हो सकता था सुल्तान के रूप में जो कड़ा से कड़ा निर्णय करे और जो विद्रोह करे वो विद्रोही चाहे वो भाई क्यों ना हो उसको दबाए। लेकिन बाबर ने क्या कहा कि भाइयों के प्रति दया रखना चाहिए। हुमायूं एक आज्ञाकारी पुत्र था और इनके भाई जब विद्रोह भी किए तब भी इन्होंने उनको क्षमा कर दिया, जिससे साम्राज्य को नुकसान पहुंचा। साथ ही साथ बाबर का कहना था कि धार्मिक सहिष्णुता बरतनी चाहिए, गौ हत्या नहीं करनी चाहिए। ये निश्चित रूप से ये बात बहुत ही अच्छा था, बाबर को ये बात समझ में आया था कि धार्मिक सहिष्णुता एक रास्ता हो सकता है एक विशाल साम्राज्य के लिए। लेकिन मित्रों मैं यहाँ कहूँ कि तत्कालीन परिस्थितियों में ये दोनों ही कारण, चाहे वो धार्मिक सहिष्णुता हो या गौ हत्या जैसी प्रश्न हो, ये दोनों ही कारण जो है हुमायूं की जो साम्राज्य का विस्तार था उसको कहीं न कहीं बाधा पहुंचाने का काम किया। लगता होगा ऐसा क्यों? मित्रों मैं बताऊंगा कि इस्लामिक साम्राज्य और इस्लाम का जो मूल अर्थ होता है उसमें यह स्पष्ट होता है कि इस्लाम का विस्तार किसी भी सूरत में किया जाए, वैसे में मुल्ला, मौलवी और खलीफा सभी इससे नाखुश हो जाएंगे इस काम से। इसलिए ये चूँकि हुमायूं का जो दौर था ये प्रारंभिक दौर था प्रशासन का, इसलिए ये कहीं न कहीं इसको हानि ही पहुंचाया, लाभ नहीं दे पाया। ठीक है, लेकिन यही चीज़ आप जाके आगे देखेंगे अकबर के समय में, चूंकि वहाँ पे अस्थायित्व प्राप्त हो गया था, ये लाभ दिया है न कि हानि पहुँचाया। तो यह परिस्थितियों और समय की तकाजा है जो कि कारण बना इसकी समस्या का। ठीक है, अब आइए अगला पॉइंट देखेंगे मित्रों, जिसमें हम लोग देखते हैं साम्राज्य बांटने की तैमूरी परंपरा। तैमूरी परंपरा कहता है कि जब कोई सुल्तान या कोई पिता मर जाता है तो जो उनका हिस्सा होता है, उनके संपत्ति का हिस्सेदारी उनके छोटे भाइयों तक जाना चाहिए। यह तैमूरी परंपरा है और इसी क्रम में बाबर ने भी उत्तराधिकार हुमायूं को जरूर घोषित किया, लेकिन मरने के पहले यह कहा कि भाइयों को भी दया की दृष्टि से देखना है। तो दया की दृष्टि से देखना है, उनको भी संपत्ति देना है, यानी तैमूरी परंपरा को पालन करना है। तैमूरी परंपरा क्यों मित्रों? क्योंकि आप जानते हैं कि बाबर का, हुमायूं का, ये सब का संबंध तैमूर लंग यानी तैमूर वंश से था। यहाँ पे देखिए काबुल और कंधार जो है हुमायूं ने कामरान को दे दिया। आप देख लीजिए ये काबुल और ये कंधार का एरिया जो है, ये वाला एरिया ये दे दिया अपने भाई कामरान को। उसके बाद संभल का एरिया जो यहाँ पे देख रहे हैं ये दे दिया अस्करी को, और अलवर ये वाला एरिया है राजपूताना का एरिया, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। ये वाला एरिया जो है किसको दे दिया? हिंदाल को दे दिया। इस प्रकार से हुमायूं का साम्राज्य क्या हुआ? छोटा हो गया। मैंने छोटा नहीं, यूँ कहें कि ये लोग जब स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, वो अपना हिस्सेदारी समझेंगे, तो निश्चित रूप से सत्ता में तो कमजोरी आएगा ही। और उसके साथ साथ बदखसा जो कि प्रारंभिक रूप में हुमायूं वहाँ का क्या था? सूबेदार था। ये बदखसा का जो एरिया था, ये वाला एरिया, इस एरिया का जो है अधिकार मिर्जा सुलेमान को दे दिया। मिर्जा सुलेमान हुमायूं का सौतेला भाई था, ठीक है, चचेरा भाई था। तो इस प्रकार से मित्रों ये जो तैमूरी परंपरा था ये भी हुमायूं के साम्राज्य को डुबोने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट आइए तो कामरान की असंतुष्टि। देखिए अब तो दो समस्या हम लोग देखें, एक तो बाबर का संदेश और दूसरा देखें तैमूरी परंपरा। तीसरा बात हम लोग जब देखते हैं तो उसमें देखें कि कामरान असंतुष्ट हो गया था। क्या था असंतुष्टि का कारण? उनको तो काबुल और कंधार मिल चुका था, ये वाला एरिया मिल चुका था, काबुल कंधार, वो आराम से जीवन जी सकता था। लेकिन मित्रों याद करिए, जब हम बाबर के बारे में पढ़ रहे थे और आक्रमण के बारे में पढ़ रहे थे तब हम बताए थे कि बाबर का भारत पर आक्रमण का एक मुख्य कारण काबुल की गरीबी भी था, कि इस एरिया में इतना आय नहीं होता था जिससे कि शानो शौकत, राज परिवार, बेगमों इत्यादि का ध्यान रखा जा सके। स्वाभाविक था कि यहाँ ये एरिया मिला था कामरान को, काबुल और कंधार का एरिया, जहाँ पे आय की काफ़ी कमी था। ऐसे में कामरान संतुष्ट नहीं था, वो चाहता था कि कुछ ऐसा एरिया उसके अधीन हो जो कि फर्टाइल हो, उपजाऊ हो, जहाँ से आय ज़्यादा मिल पाए। इसीलिए कामरान क्या किया, यहाँ से चल करके मुल्तान और लाहौर को जीता। देखिए ये यहाँ से चल करके मुल्तान और लाहौर को ही जीता। और हुमायूं चूँकि आगरा में था,
उस स्थिति में नहीं था कि कामरान को जाकर के हरा दे और उसको मजबूर करे काबुल और कंधार लौटने के लिए, उस स्थिति में नहीं था। हुमायूं के पास एक ही स्थिति था कि कामरान के अधिकार को इस एरिया में भी मान ले। तो इससे क्या हुआ मित्रों, समझ में आया ना कि इससे क्या हुआ, हुमायूं की शक्ति कमजोर हुआ, मुगल सत्ता कमजोर हुआ। तो कामरान की असंतुष्टि भी कारण बना कि मुगल सत्ता की कमजोरी का। ठीक है मित्रों, अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हुमायूं जिस समय गद्दी पर बैठा था, मात्र 4 साल बाबर भारत पर शासन किया। और वो शासन क्या कुछ नहीं किया, 4 साल युद्धों को लड़ा, 4 युद्धों को लड़ा और उसके बाद इसके हाथ में सत्ता आया। और इसी क्रम में चूंकि ये किनको, बाबर किसको हराया था पानीपत के प्रथम युद्ध में, लोधियों को, यानी अफगानों को भी हराया था। अफगान इस फिराक में था कि कहीं न कहीं जो है सत्ता की वापसी हमको करना है। और उसी क्रम में शेर खान नामक व्यक्ति का अभ्युदय हुआ। इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे, यही आगे चलकर शेरशाह कहलाएगा। ठीक है, तो ये शेर खान नामक व्यक्ति काफ़ी शक्तिशाली हो गया था उस समय, और हुमायूं के लिए बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार का जो एरिया था, यहाँ पे स्वतंत्र शासन करना मुश्किल कर दिया था। कौन? शेर खान। तो ये बहुत बड़ा चुनौती बन के उभरा था। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा समस्या था कि किस प्रकार से शेर खां को दबाया जाए। और अंततोगत तो आप पाएंगे कि यही शेर खां था जिसके वजह से हुमायूं को मुगल सत्ता छोड़ करके ईरान भागना पड़ा, निर्वासन में जीना पड़ा, इसी शेर खां के वजह से। ठीक है, आगे आइए, बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा। एक तो शेर खां था और दूसरा एक व्यक्ति था बहादुर शाह। बहादुर शाह जो था गुजरात का शासक था। कहाँ का शासक था मित्रों? गुजरात का शासक था। गुजरात का शासक बहादुर शाह इतना शक्तिशाली और इतना महत्वाकांक्षी हो गया था कि बहादुर शाह भी अब चाहता था कि आगरा और दिल्ली पर वो शासन करे। बहादुर शाह पूरे राजपूताना को, इस एरिया के पूरे राजपूताना को लगभग जीत चुका था। और अब मैं आपको बताऊं बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, हुमायूं जो दीनपना नामक महल बनाया था या किला बनाया था, उसका मुख्य कारण में से एक कारण बहादुर शाह भी था। आश्चर्य लगता होगा कि ऐसा क्या था मित्रों। हुमायूं को अगर किसी से डर था तो वो था बहादुर शाह से। उसको लगता था कि बहादुर शाह जब आगरा के तरफ, चूंकि ये गुजरात इस एरिया में, जब आगरा के तरफ ये रुख करेगा तो आगरा नज़दीक है और दिल्ली उससे थोड़ा दूर है, तो ये आगरा को जब जीत जाएगा तो हुमायूं आखिर जाएगा कहाँ? तो हुमायूं अपने काउंटर करने के लिए, बचने के लिए, दूसरा राजधानी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दिल्ली में दीनपना जो है पुस्तकालय या दीनपना भवन बनाया था। समझ में आया? अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि अगर आगरा को किसी सूरत में बहादुर शाह अगर जीत लेता है तो हुमायूं भाग करके कहाँ शरण लेगा? दिल्ली में, यानी कि दूसरी राजधानी के रूप में दिल्ली दीनपना महल या दीनपना किला का इस्तेमाल करने की उसकी आकांक्षा था। बढ़िया कंसेप्ट है, समझ में आया होगा। तो बहादुर शाह की महत्वाकांक्षा को समझ गए। नेक्स्ट आप समझिए कि वित्तीय समस्या भी हुमायूं को था। वित्तीय समस्या स्वाभाविक है मित्रों, काबुल और कंधार का समस्या तो आप देख ही गए, वही वित्तीय समस्या था जिसकी वजह से मुल्तान और लाहौर को कामरान ने जीता कि इस एरिया से आय मिल नहीं रहा था, इस एरिया में अस्थायित्व हुआ नहीं था। तो अभी जो है मुगल साम्राज्य के पास वो वित्तीय शक्ति ज़्यादा उतना मतलब स्थिति में नहीं था कि मैंने बड़ा सा सैनिक, साजो सामान, बेगमों, शान शौकत सब अथाउचित ढंग से चला सके, वो स्थिति में अभी मुगल साम्राज्य नहीं था। तो वित्त का समस्या उसके पास था। ठीक है, तो ये उसके लिए बहुत ही चुनौती था। और अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो हुमायूं के समय में प्रशासनिक व्यवस्था में भी लचर था। प्रशासनिक व्यवस्था में लचर क्या था? सबसे पहली बात आप देखेंगे कि जो इनका पूर्वज था यानी बाबर प्रशासन के क्षेत्र में कोई अस्थायित्व ला नहीं पाया, बहुत कम समय तक शासन किया। तो प्रशासन, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था स्टेबलाइज नहीं हो पाया था, अस्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाया था। तो जब प्रशासनिक व्यवस्था अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाएगा मित्रों, तो निश्चित रूप से वो जो है ये आगे आने वाले चीज़ों के लिए समस्या उत्पन्न करेगा। और यही समस्या हुमायूं के पास भी उपलब्ध था क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था अस्थायित्व में नहीं आया था। तो मित्रों, इस प्रकार से हमको लगता है कि आज आपने पूरी वीडियो को देखा है तो बहुत ही मज़ा आया होगा। बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे तथ्य और बहुत सारा नया चीज़ भी आपको सीखने के लिए मिला होगा। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। आज भर के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू वेरी मच।